हेलो फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है बाइपोलर डिसऑर्डर। हम एक मेंटल हेल्थ सीरीज चला रहे हैं जिसमें अलग अलग टॉपिक्स पर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप किसी भी तरह की मेंटल हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं तो आप अपने सिम्टम्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि किसी प्रोफेशनल को कांटेक्ट करने की ज़रूरत है तो आपको प्रोफेशनल से कांटेक्ट करके आगे अपने आप को समझना चाहिए और ज़रूरत है तो प्रॉपर मेडिकेशन लेना चाहिए। तो हमने इससे पहले एक वीडियो था वो डिप्रेशन नाम से, कि डिप्रेशन क्यों होता है, उसका रीज़न वहाँ पर डिटेल में है। आगे बाइपोलर डिसऑर्डर, जब लाइफ में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एग्जैक्टली हार्मोनल चेंजेस थ्रू आउट द लाइफ होते रहते हैं क्योंकि अलग अलग एक्टिविटी से अलग अलग हार्मोन सब लेते रहते हैं। वो चाहे आपका डोपामाइन हो, चाहे आपका ऑक्सीटोसिन हो, चाहे सेरोटोनिन हो, नोरेप्रेफेमिन हो, कोई भी हो। तो हम लगातार इस तरह करके जो अलग अलग तरह के जो केमिकल्स हैं उससे हमारा ब्रेन लगातार इंटरैक्ट करता रहता है। और जब ये डिसबैलेंस में आ जाता है और जब हमारी डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट करने लगता है तब वो एक मेंटल हेल्थ सिचुएशन को जनरेट करता है। बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर पोल, पोल से आपको नाम क्लियर हो जाएगा। जैसे अर्थ के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इसका मतलब जो कि एग्जैक्ट अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर बाइपोलर डिसऑर्डर की बात कर रहा है। तो इन अ सिंपल टर्म्स, बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब एक ही साथ दो तरह की फीलिंग्स, अलग अलग तरह की फीलिंग्स फील करने को हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। इन सिंपल टर्म्स, कोई व्यक्ति अभी हंस रहा है और एक्सट्रीमली हंस रहा है, जोर जोर से हंस रहा है, उसने कोई जोक सुन लिया या कोई बात किया या कुछ भी है, और अगले ही 10 मिनट बाद वो अचानक से जोर जोर से रो रहा है, और उसके थोड़ी देर बाद वो कभी गुस्सा है तो पता चला फिर अचानक से वो कुछ और कर रहा है, तो कभी एकदम शांत है। तो ये जो अपोजिट इमोशंस अगर जल्दी जल्दी आ रहे हैं और आपका मूड डिस्टर्ब हो रहा है तो इसे हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि आप दो जगह पे, मतलब दो अपोजिट पोल पे एक साथ हैं, तो जो आपकी फीलिंग्स है, जो आपके इमोशंस हैं, वो दो अपोजिट ध्रुवों पर काम कर रहे हैं। कभी आप हंस रहे हैं तो कभी आप रो रहे हैं, कभी आप गुस्सा है तो कभी आप शांत हैं, कभी एकदम खुश हैं तो कभी एकदम दुखी हैं। तो ये जो इसकी वजह से क्या है, आपका जो पर्सनल लाइफ है वो इम्पैक्ट होने लगती है, और जब पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ भी डैमेज होने लगती है तो फिर एक प्रॉब्लम जनरेट होती है, और वहीं पर हमको जरूरत पड़ती है कहीं ना कहीं डॉक्टर की हेल्प लेने के लिए। अगेन, इसमें मेनिया जैसे सिम्टम्स मिलते हैं। मेनिया का क्या मतलब है? अचानक से बहुत एक्सट्रीमली हाई फील करना, उत्तेजित महसूस करना। जब कोई व्यक्ति बहुत उत्तेजित महसूस हो करने लगता है, जैसे आप कभी कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, वो कहता है तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, अक्सर आपने ऐसी बात सुनी होगी। जब वो एकदम एक्सट्रीम लेवल ऑफ रेज पे है तो वो क्या है, उसका पीक है। तो वो अगर थोड़े समय के लिए है तो ठीक है, लेकिन अगर वो प्रोलॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए है तो वो मेनिया के लक्षण होते हैं। ऐसा आदमी हमेशा हायर फॉर्म में रहता है। आपको कभी कभी ये लगेगा कि इसका ईगो हाई है, लेकिन ईगो हाई नहीं है, उसको मेनिया के सिम्टम्स उसमें दिखना शुरू हो गए हैं, उसको ये कंडीशन होने लग गई है, हाइपोमेनिया। वो अचानक से हाइपर है, उसके बाद फिर डिप्रेशन में चला गया। एक बार एकदम एक्साइट है कि मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं पूरी दुनिया से लड़ लूंगा, फिर उसके 10 मिनट बाद है कि मुझसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं पा रहा। तो ये होता है ना कि जैसे एंट्रेंस, पता चला अभी अभी एक मोटिवेशन का वीडियो देखा कि बस मैं तो देश बदल दूंगा, मैं ये वाला एंट्रेंस निकाल लूंगा, बस मैं 10 दिन में पूरा पढ़ डालूंगा। जब आपने साल भर नहीं पढ़ा तो 10 दिन में कैसे पढ़ेंगे? और जब आप एकदम हाइपर स्टेट में जाते हैं तो हाइपर स्टेट का फिर उसके तुरंत बाद आप नेगेटिव में चले जाते हैं कि अब तो 10 ही दिन बचे हैं, साल भर नहीं पढ़ा है, मेरा क्या होगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैं कैसे लोगों को फेस करूंगा, मैं कैसे अपने पेरेंट्स को बताऊंगा। तो ये जब कंडीशन बनने लगे, ये नॉर्मल स्टेट में भी है, लेकिन जब रेगुलर आपको लंबे समय तक ऐसी स्टेट दिखने लगे
या बार बार हाइपर और लोअर, हाइपर लोअर, हाइपर लोअर। डिप्रेशन का मतलब है डिप, नीचे को जाना। कि अचानक से आपने बहुत हाई फील किया, फिर अचानक से लो फील करने लगे, और लगातार जब ऐसा होने लग गया तो इसका मतलब ये है कि अब आप बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार हो रहे हैं। एक बार आपने कल्पना किया कि मेरा एंट्रेंस निकल जाएगा, फिर मैं कॉलेज चला जाऊंगा, मेरा लाइफ बन जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आप ये देख रहे हैं। फिर आप अगले ही 10 मिनट बाद सोच रहे हैं मेरा तो जीवन खराब हो गया, मेरा दोस्त सिलेक्ट हो जाएगा, मेरे से कुछ हो नहीं पाया, लोग मुझे कर्ज करेंगे। तो आप दोनों हाइज और लोज पे एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं, उसी को बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। अगेन, टाइप्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। एक तो जो मैंने अभी आपको बताया, मेनिया एंड डिप्रेशन। जब आप बहुत हाई फील कर रहे हैं और बहुत लो फील कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपके थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, एक्शंस हैं और बिहेवियर है, तो वो आपका बाइपोलर डिसऑर्डर में आएगा। अब उसी में टाइप 1 और टाइप 2 होता है। जब स्टार्टिंग फेज में अगर ये थोड़ा थोड़ा है तो ठीक है, वो टाइप 1 है। लेकिन जब ये एक्सट्रीम कंडीशन जाने लगता है कि व्यक्ति अनकंट्रोल्ड होने लगता है, तब वो टाइप 2 की तरफ जाने लगता है। उसी को कहते हैं साइक्लोथिमिक डिसऑर्डर। जब आपके मूड स्विंग्स तो होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। एक पल पे आपको वो चीज चाहिए, दूसरे पल पे आपके मन में नफरत है उस चीज को लेके। अभी आप कह रहे हैं ये चीज मेरी है, फिर आप कह रहे हैं किसी काम की नहीं, उठा फेंक दो, किस काम की है ये। तो जब इस तरह के आपके पैटर्न्स हो जाएं कि 1 मिनट पहले तक वो आदमी, वो व्यक्ति या वो मोबाइल या वो सामान आपको चाहिए था, और अगले ही पल वो बेकार है, आप उसे झटक के फेंक देना चाहते हैं, तो ये क्या है? ये बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षण हैं। और इसी तरह के बेसिकली मूड स्विंग्स पर निर्भर करते हैं। तो मूड को ठीक रखने के लिए एक अलग से मैं वीडियो डाल दूंगा, अपने मूड को कैसे ठीक रखें। दूसरे की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपके इमोशंस और मूड्स को संभाले। वो टीन एज वाले, वो जो क्या कहते हैं निब्बा निब्बी वाले लोग हैं, वो कल्चर रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। वो केवल कुछ टाइम पीरियड तक ही होता है, उसके बाद आपको रियलिटी में खुद को संभालना आना चाहिए। अगेन, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। एक रिस्क फैक्टर जो हर मेंटल हेल्थ डिजीज में होता है वो जेनेटिक है। तो जो भी जीन्स आपके हैं उसे आप चेंज नहीं कर सकते। अगर फैमिली में हिस्ट्री रही है तो वो आपके साथ कहीं ना कहीं वो डिजीज आएगी। अगेन, लगातार आप स्ट्रेस से डील कर रहे हैं, तो अगर स्ट्रेस से डील करने में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। एक तरफ आपकी पढ़ाई खराब जा रही है, दूसरी तरफ आपका रिलेशनशिप भी खराब हो गया, तीसरी तरफ फैमिली से प्रेशर आ रहा है, चौथा पेपर आपके करीब आ रहा है। वो गाना है ना, मैं तेरे करीब आ रहा हूँ, तो बस पेपर आपके करीब आ रहा है, आपका डर बढ़ता जा रहा है, तो वो वाली सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन को फेस करने में लगातार आपके हार्मोन्स आपके ब्रेन को रश कर रहे हैं। अब जब ब्रेन तक आपके हार्मोन्स जा रहे हैं, वो केमिकल्स जा रहे हैं, आप उसे नहीं संभाल पा रहे। पेपर पास आ रहा है, आपको डर लग रहा है। आपने पढ़ा नहीं है, उससे आपको गिल्ट फील हो रहा है। रिलेशनशिप आपका कभी है कभी नहीं है, कभी उसका स्टेटस चेंज होता रहता है, वहां कंफ्यूजन अलग चल रहा है। फैमिली से जो प्रेशर आ रहा है वो तो आपको पता ही है, उसकी वजह से आप एक अलग लेवल ऑफ स्ट्रेस पे हैं कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे रिस्पॉन्स करूंगा। तो जब कई तरह की सिचुएशंस बनती है, थॉट्स और इमोशंस मिक्स होने लगते हैं और अलग अलग तरह के हार्मोन्स इधर उधर होना शुरू होते हैं और वो मूड स्विंग्स में कन्वर्ट हो जाता है। तब ऐसी सिचुएशन होती है तो जो ब्रेन केमिकल्स है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, कई बार प्लेजरेबल एक्टिविटी की तरफ जाने लगते हैं, और जितना हम प्लेजर में सिंक होते हैं उतना हमारे ब्रेन को डोपामाइन ज़्यादा मिलता है। तो जो काम लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि उसे करने में आपको उतना केमिकल मिलेगा। तो ऑब्वियस से जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो अल्टीमेटली एक तरह का इम्बैलेंस जनरेट होता है। इन सारे लाइफ के इवेंट्स को जब आप नहीं संभाल पाते, इनसे बचने के लिए आप केमिकल एब्यूज की तरफ चले जाते हैं। सारा का सारा खेल यहाँ केमिकल का ही है, और अल्टीमेटली लास्टली जब दवा भी दी जाती है मेंटल हेल्थ की, तो वो केमिकल्स ही दिए जाते हैं। या तो आप अपनी मेहनत से उन केमिकल्स को रिलीज कर लीजिए, नहीं तो फिर डॉक्टर उसे मेडिसिन के थ्रू रिलीज करवाने की कोशिश करेंगे। जैसे थायराइड क्या है, थायराइड एक केमिकल है। तो अब आप अगर बॉडी नेचुरल वे में उसको रिलीज नहीं कर रही है तो आपको मेडिसिन लेना है। आप
2 किलोमीटर दौड़ लीजिए, जिम कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, क्रिकेट खेल लीजिए, किसी तरह के स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो लीजिए, तो आपकी बॉडी अपने आप केमिकल रिलीज कर लेगी। एक एज के बाद हम सिर्फ प्लेजरेबल हार्मोन की तरफ भागते हैं, और अगर आप सिर्फ उधर की तरफ भाग रहे हैं तो ज्यादा चांसेस है कि आपका ब्रेन एक तरह का केमिकल इम्बैलेंस जनरेट करेगा जो आप नहीं संभाल पाएंगे। और लोग इन सब सिचुएशन से बचने के लिए सब्सटेंस अब्यूज करने लगते हैं, अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं, और वो सोचते हैं कि अल्कोहल लेके इन सब से शायद हम बच जाएंगे, लेकिन इसके अपोजिट सिचुएशन होती है। ये सब लेने के बाद वो उसमें और ट्रैप हो जाते हैं। अगेन, साइंस और सिम्टम्स क्या है? सिंपल सी बात है कि कोई व्यक्ति लंबे समय तक उदास रहने लगता है, उसे किसी तरह की उम्मीद नहीं दिखती, वो हमेशा चिड़चिड़ा सा रहता है, किसी भी काम पे फोकस नहीं करता है, किसी भी एक्टिविटी में उसका इंटरेस्ट नहीं रहता है, उसकी जो नींद का कोटा है वो अपने आप कम होने लगता है, लोगों से जो बिहेवियर है वो बदल जाता है, और साथ ही वो हमेशा एक उत्तेजना के भाव में रहता है कि भले 10 दिन पेपर के बचे हैं, वो कहेगा मैं पेपर निकाल लूंगा, मैं क्रैक कर लूंगा। कभी कभी आप मिलेंगे, जैसे जब किसी भी जगह पर फर्स्ट ईयर के बच्चे आते हैं तो उनसे बातचीत होती है, तो फर्स्ट ईयर वाले सोचते हैं हमारे जो सीनियर्स हैं वो बेवकूफ़ हैं। वो हर पीढ़ी के साथ होता है, जब भी कोई नई क्लास में आता है उसे अपने सीनियर्स बेवकूफ़ लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो उसमें इंटर करता है उसे वो स्ट्रक्चर समझ में आने लगता है कि उसके सीनियर्स ऐसे क्यों हैं। तो अगेन, जब ये जो उत्तेजना वाला भाव है हमेशा कि ये तो मैं कर लूंगा, ये तो हो जाएगा, कैसे नहीं होगा, बिना किसी कैलकुलेशन के, तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर में बहुत नॉर्मल होता है और देखने को मिलता है। अगेन, मेनिया और हाइपोमेनिया बेसिकली यही है कि जब आपके मूड और एनर्जी एलिवेटेड होते हैं, जैसे आपने कान में ईयरफोन लगा लिया और ईयरपॉड लगाने के बाद आपने बाइक की स्पीड बढ़ाई और आप 90, 100, 110 के ऊपर निकल गए, धीरे धीरे आप 150, 200 टच करने लग गए। ये क्यों होता है? लोग कम उम्र में अपने बच्चे को बाइक देने से क्यों डरते हैं? ये यही रीजन है, क्यों? आपके ब्रेन को एड्रेनलिन मिल रहा है और आपको कहीं ना कहीं एडवेंचर वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन अगर उस एक पॉइंट पे आपके साथ गलत हो गया तो फिर उसका कोई भी रिकवरी नहीं हो सकती। स्पीड कैलकुलेशन के बाद भी एक हद तक ही सही है, क्योंकि मैकेनिकल फेलियर होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए कम उम्र में ये जो केमिकल रश होता है वो कहीं ना कहीं आपको लेकर के जाता है। तो जब उत्तेजना का भाव अंदर होगा तो वो हर एक्टिविटी में दिखने लगेगा, तो वो कहीं ना कहीं बाइपोलर डिसऑर्डर की तरफ लेकर के जाता है। बात करने की जो रफ्तार है वो बढ़ जाती है कि हम जल्दी से जल्दी बोल दें, बिना सोचे कुछ भी बोलने की प्रवृत्ति या टेंडेंसी बढ़ने लगती है, थॉट्स बढ़ जाते हैं, बिहेवियर रिस्की हो जाता है। जब उत्तेजना है, आप स्पोर्ट्स भी खेल रहे हैं, तो आप जब रिस्क लेने लगते हैं तो आपको उसमें मजा आने लगता है, और कहीं ना कहीं ये आपको बाइपोलर डिसऑर्डर की तरफ लेकर के चला जाता है। ठीक है, उत्तेजना में कोई काम करना वो एक टेम्परेरी स्टेट है, लेकिन लगातार अगर वो पैटर्न है तो फिर वो बाइपोलर डिसऑर्डर है। साथ ही जब उत्तेजना बढ़ेगी तो नींद अपने आप कम आने लगती है, फिर उसी के लिए दवा दी जाने लगती है कि नींद आपकी प्रॉपर हो और ये जो उत्तेजना का भाव है वो थोड़ा बैलेंस हो जाए। अगेन, एक तरफ मेनिया और हाइपोमेनिया काम करता है, दूसरी तरफ डिप्रेशन भी काम करता है। एक तरफ आप बहुत उत्तेजित हैं, फिर दूसरी तरफ वो आपको एकदम दबाने का काम कर रहा है कि डिप्रेशन में आने के बाद आप अपना जो सबसे लोएस्ट है वो फील कर रहे हैं, कहीं भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, आपकी एनर्जी इतनी लो है कि किसी भी काम को लंबे समय तक करने में आप सक्षम नहीं हैं, या काम करने में आपका मन नहीं लग रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि बस पड़े रहो, ये काम क्यों ही करना है, तो वो डिप्रेशन वाले लक्षण हो जाएंगे। अगेन, जब बात आती है कि डायग्नोज कैसे करें, तो पहली चीज तो है मेडिकल हिस्ट्री को रिव्यू करना कि क्या कोई पहला ऐसे था या परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह की बीमारी से ग्रसित रहा है। अगेन, उस बच्चे का प्रॉपर या उस व्यक्ति का प्रॉपर
किसी प्रोफेशनल के द्वारा मेंटल हेल्थ का इवेल्युएशन करवाना, साथ ही जो मूड है उसको प्रॉपरली ट्रैक करना कि डे टू डे लाइफ में किस तरह का मूड और बिहेवियर है। अगेन इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं? पहले लेवल पे तो हम खुद ही कुछ एडजस्टमेंट करके अपनी डाइट को, अपनी स्लीप को धीरे धीरे सुधार करके कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब हम ना संभाल पाए तो फिर हमें डॉक्टर के कंसल्टेशन की ज़रूरत होगी। इसके लिए जो मेडिकेशन है बेसिकली वो मूड स्टेबलाइजर्स होते हैं या एंटी साइकोटिक्स होते हैं। मूड स्टेबलाइजर से क्या मतलब है कि जो आपका मूड बार बार यहाँ वहाँ भाग रहा है, कभी आप खुश हैं, कभी आप दुखी हैं, कभी आप परेशान हैं, कभी कंफ्यूज हैं, कभी चिड़चिड़े हो रहे हैं, कभी गुस्सा लग आ रहा है, तो ये जो जितनी तरह की जो चीजें चल रही हैं उनको थोड़ा स्टेबलाइज किया जाए और आपको थोड़ा शांत रखा जा सके। इसके लिए योगा भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस जरूरी है, एक्सरसाइज बढ़ाइए, स्पोर्ट्स को समय दीजिए। जब मल्टीपल एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी तो ये अपने आप बैलेंस हो जाएगा। अगेन कुछ ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स हैं, ऑनलाइन ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करें जो कि एक ग्रुप प्रोवाइड करते हैं जहां आप लोगों से अपनी बात शेयर कर पाएं, बिना किसी जजमेंट के वो लोग आपकी बात सुने और उसके अकॉर्डिंग वो अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करें। तो आपको पता चलेगा सिर्फ आप नहीं हैं जो ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, और लोग भी हैं जो इस तरह की समस्या को फेस कर रहे हैं। तो अगेन जब आप एक प्रॉपर वे में सपोर्ट लेंगे, हेल्प लेंगे, तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। तो कोशिश आपको यही करना है कि अपने आप को पहले खुद स्टेबलाइज कीजिए। अगर आप स्टेबलाइज नहीं रह पा रहे हैं और आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो अपने आसपास किसी व्यक्ति से हेल्प मांगे या फिर किसी प्रोफेशनल को कांटेक्ट करें, जो भी आपके आसपास साइकोलॉजिस्ट हो, साइकाइट्रिस्ट हो, और उसके साथ ही मेडिकेशंस के साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस करें। तो आज के सेशन में उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर कोई भी मेंटल हेल्थ आप फेस कर रहे हैं तो अपने आप एजम्पशन ना निकालें, क्योंकि यहाँ पर वैरायटी बहुत ज़्यादा है। उसको प्रॉपर डायग्नोस करके ही बताया जा सकता है, वो केवल सिम्टम्स के बेस पे बताया जा सकता है, और यहाँ सिम्टम्स लगभग लगभग सेम है। हर मेंटल हेल्थ में थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन सिम्टम्स जो हैं वो लगभग सेम है। तो इसीलिए खुद से डायग्नोस करने की बजाय कोशिश करें कि डॉक्टर की सलाह लें और जो वो बताएं उसे आप फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।